डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचं पूजन या ठिकाणी केलेलं आहे। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को का प्रथम तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में मैं आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के फाउंडर अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भी उनका स्वागत तालियों से कीजिए। मैं भाई को कहना चाहता हूं, नांदेड़ यह क्रांतिकारों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस भूमि में गौतम वाघमारे, पोचीराम कामले, जनार्दन मवाड़े, इन सभी आंदोलकों को, ये आंदोलक शहीद हुए। इस भूमि में एसएम प्रधान जैसे लड़ाऊ पैंथर ही पैदा हुए और इसी तरह आज के वर्तमान समय में अपना योगदान भी इसी इतिहास का हमें नांदेड़ वासियों को गर्व है कि आप भी इसी तरह भीम आर्मी के माध्यम से या आजाद समाज पार्टी के माध्यम से वर्तमान स्थिति में आप भी पैंथर का ही काम कर रहे हैं। इसलिए आप भी एक पैंथर है। आपका भी इसी सभागृह में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नांदेड़ नगरी, भाई आपको मैं कहना चाहता हूं कि नांदेड़ नगरी से यानी इस निर्वाचन क्षेत्र से हरिहर राव सोनवणे जैसे एमपी पार्लियामेंट में यहाँ पे इस भूमि से गए, इसलिए हमें एक ऐतिहासिक भूमि, इसका हमें गर्व है। मैं इस सत्र के मुख्य मार्गदर्शक माननीय चंद्रशेखर भाई आजाद, इनका अभी स्वागत होगा। इस स्वागत के लिए मैं राहुल प्रधान जी को अनुरोध करता हूं कि आप भाई का स्वागत कीजिए। पूरे भारत ने देखा है कि भाई ने पैंथर जैसा ही काम उत्तर भारत में किया है और वो पूरे भारत में अभी होने वाला है। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान है, जान होगी, वो दिया ही रह जाएगा। बस 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 मी आपल्यामध्ये आणि भाईमध्ये फारसा वेळ न घेता मी इस चौथे सत्र के प्रमुख मार्गदर्शक अतिथि, इस समारोह के मार्गदर्शक सम्माननीय चंद्रशेखर भाई आजाद जी को अनुरोध करता हूं कि आप इस पैंथर के बारे में और इस मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में आप अपनी बात रखें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जय भीम। मैं अपनी बात को रखने से पहले सर्वप्रथम तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए यहाँ की पूरी आयोजक टीम को, छोटे भाई राहुल प्रधान जी को और तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया नांदेड़ आने का। और नांदेड़ के बारे में बाकी कुछ तो मैं भी जानता हूं, मैं पहले भी नांदेड़ आया हूं। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र की क्रांतिकारी भूमि में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजे शिवाजी महाराज जी, माता जिजाऊबाई, माता रमाईबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा जी, ऐसी महान हस्तियां जो इस
पावन भूमि में जन्मी महाराष्ट्र की, या उन्होंने यहाँ काम किया, मैं उनको नमन करता हूं। और महाराष्ट्र में सबसे अग्रसर बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सुपुत्र पोचीराम कामले, जनार्दन मवाड़े, गौतम वाघमारे और दलित पैंथर के संस्थापक सदस्य मेरे छोटे भाई राहुल प्रधान जी के पिताजी एसएम प्रधान साहब, मैं उनको भी नमन करता हूं। साथ ही नांदेड़ का देश और दुनिया में भी नाम है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की समाधि यहां पे है। उस पावन धरती को भी नमन करता हूं। आपने मुझे यहां ब्लू प्राइड कार्निवल में बुलाया, इसके लिए मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं। पहले 15 अक्टूबर 1966 ब्लैक पैंथर, फिर 29 मई 1972 दलित पैंथर, और उसके बाद 21 जुलाई 2015 भीम आर्मी। मैं तो पैंथर के काम को ही आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। आजादी से पहले राजतंत्र और आजादी के बाद लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में संगठन में शक्ति होती है। मैं तो उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं जिस काम को ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर के हमारे सम्मानित नेताओं ने आगे बढ़ाया। पैंथर के जो नेता थे नामदेव ढसाल साहब, राजा ठाले साहब, एसएम प्रधान जी, अरुण कामले जी, जेवी पवार साहब और भाई संगारे जी, मैं उनको भी नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अब यहां उपस्थित अंबेडकरवादी मूवमेंट, फूले साहब अंबेडकर के वंशज और उनके अनुयायी, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग दूसरे दिन में आज हैं। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है, एक छोटा सा जिला सहारनपुर, उसमें एक गांव पड़ता है छुटमलपुर। गांव की मिट्टी में जन्मा हूं और घाट घाट का पानी पी के यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, अध्यापक थे, और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई, उसको चरित्र कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जिसके पास चरित्र नहीं होता वो कभी भी बिक सकता है। अगर चरित्र है तो चाहे कीमत कुछ भी हो तो व्यक्ति बिकेगा नहीं। फिर जिनके नेतृत्व में उत्तर भारत में हमने राजनीतिक आंदोलन में जन्म लिया, मान्यवर साहब श्री काशीराम, वो ये कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती है। लंबे समय तक इस भारत की धरती पे फूले साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आधुनिक भारत में क्रांतिकारी कहीं ना कहीं जन्म लेते रहे, और उन क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद ही आज मैं वहां गांव से चल के यहां आपके बीच में हूं। मैं इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर का भी बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और अपने परिवार से आगे बढ़ के अपने करोड़ों बेटों के लिए प्रयास ना करते, करोड़ों बच्चों के लिए प्रयास ना करते, तो आज हमारे तन पे अच्छे कपड़े ना होते। ये संघर्ष है, चाहे ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई हो या दलित पैंथर की स्थापना हुई या भीम आर्मी की। जब आप देखोगे तो हुई है सबकी स्थापना अन्याय के खिलाफ। ये एक विद्रोह है, क्रांति है, और क्रांति वहीं जन्म लेती है जहां अन्याय सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र की मराठवाड़ा की धरती पे नांदेड़ ने अन्याय सहा है, और जब जहां जहां अन्याय होता है वहीं से क्रांति जन्म लेती है।
इसलिए मैं नांदेड़ की धरती का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारियों को बल दिया। यहां पहुंचे साथियों, छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि उस समय हम कोरे कागज की तरह होते हैं। उस कोरे कागज पे जो लिख दिया जाए, उस कोरे कागज पे जो छाप दिया जाए, वो लंबे समय तक उसके ऊपर स्थापित हो जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, पहचाना भी जाता है। मैं ब्लैक पैंथर के बाद अगर दलित पैंथर की बात करूं तो छात्र जीवन में ही दलित पैंथर के जो अग्रणी नेता हुए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समय पर उन्होंने निर्णय लिया, तो हो सकता है कि वो बहुसंख्यक रूप से एक बड़े समूह के रूप में ना हो, क्योंकि एक इतिहास ये भी कहता है कि व्यक्ति के नाम को पूजा जाता है, काम को पूजा भी नहीं जाता है। जब उन्होंने संघर्ष किया, कुछ करके दिखाया, तब शायद लोगों की समझ में आया हो कि ये नौजवान एक जुनून लेके निकले जो बदल देंगे, और वो करके भी दिखाया। आज दलित पैंथर की 50वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। अगर दलित पैंथर ने बदलाव ना किया होता तो पूरे देश में दलित पैंथर का आंदोलन ना जाता, और अगर पूरे देश में दलित पैंथर गया है तो वो उनके संघर्ष की वजह से गया है। आज भी मैं देखता हूं कि दलित पैंथर की तरह ही भीम आर्मी के लोग पूरे देश में अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि नौजवान लोग ये ब्लू प्राइड, नीला गमछा लेके गले में डालकर जब सड़कों से गुजरते और हिम्मत जुटाते, मुझे बड़ी खुशी होती। जब वो जोर जोर से जय भीम के नारे लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि धरती और आसमान पे नीला नीला छाएगा, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये लड़ाई बड़ी आसान नहीं, क्योंकि अभी तो जो अन्याय आजादी से पहले हमने सहा हजारों साल, वही अन्याय आजादी के बाद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी हम लोग सह रहे हैं। जिस कौम को गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को पिछलग्गू बनने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को झूठन पे जिंदा रहने की आदत पड़ जाती है, वो समाज, जिस समाज को फ्री की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए चाहिए असंतोष, और असंतोष आप तब समझोगे, दर्द आप तब समझोगे जब आप समाज को परिवार मानोगे। बाबा साहब अंबेडकर व्यवस्था के आधार पर बांटे गए लोगों को वर्गों में बना के गए। उन्होंने हमें शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, बैकवर्ड बनाया, माइनॉरिटी बनाया। उनका ये मानना था और उनकी इच्छा भी थी कि उनके जाने के बाद भारतीय संविधान में अपने अस्तित्व को पहचान के और उनकी वॉल्यूम्स में अपने इतिहास को पहचान के, ज्योतिबा फूले जी की गुलामगिरी में अपने इतिहास को पहचान के, छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष में अपने वजूद को टटोल के हम लोग वर्ग बनेंगे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग एकजुट होंगे, शक्ति बनेंगे। अफसोस कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम दूसरे लोगों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, लेकिन हमने अपनी एकता के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया है। जब ये बात मेरी समझ में आती है तो मुझे लगता है कि संगठन के जरिए संगठित हुआ जा सकता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 सूत्र में ये बात कही भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, रोज माताओं बहनों की लुटती अस्मतें, हमारे जलते घर, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, बुद्ध विहार जाने पे, बाबा साहब की जयंती मनाने पे,
बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित करने पे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पे, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने पे आज भी जुगे तो हमारे घर जला दिए जाते और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्तियां होती। मैंने ऐसा नहीं कि ये दर्द सिर्फ पूरे देश का है, महाराष्ट्र का नहीं है, तो मैंने महाराष्ट्र को भी स्टडी किया और महाराष्ट्र में भी जो घटनाएं मैंने पढ़ी वो भी बड़ी दर्दनाक, आज भी जारी। मैं अगर अपनी बात करूं तो अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। कब तक अपने लोगों के दर्द को देख के रोता रहूं, कब तक भावुक होता रहूं, तो आंसू भी जवाब देंगे। अब शरीर में आंसू नहीं, सिर्फ लहू बचा हुआ है और लहू का वो एक एक कतरा इस आंदोलन के नाम है। और जब तक जीवन है, पैंथर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। मैं दर्द आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला कोई इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज जरूरत है हमें अपने पैरों पे खड़े होने की और ये सोचने की कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने मात्र बच्चों के बारे में सोचते, अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी सवेरा हो पाता? अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार नहीं दिला पाते, तो क्या कोई हमारी बस्तियों में पैर रखने के लिए आता? आज जो तमाम तरह के हिंदुत्व और भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, अगर ये वोट की ताकत आपसे छीन ली जाए तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज भी आपकी हालत और आपकी स्थिति उनकी नजरों में बिल्कुल वैसी है जितनी आजादी से पहले थी। मेरे आज भी उस घटना को मैं याद करके आपको बता सकता हूं कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन मालवीय जी ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे भाई हैं और अंग्रेजों से कहा कि भारत में कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बस थोड़े नाराज हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो वहां परिवार की तरह रहते हैं, हम तो एकजुट हैं। वहीं उसी मौके पे बाबा साहब अंबेडकर ने वो जग से पानी का गिलास भर के और उसको मदन मोहन मालवीय जी के सामने किया। उन्होंने कहा अगर मालवीय जी कोई अछूतपन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, तो ये पानी आप पी के दिखाइए। और मालवीय जी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक अछूत के हाथ से पानी पी लें। परिणाम अंग्रेजों को भी ये पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर सही कह रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि जो संविधान में आपको अधिकार है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो आप आरक्षण और कुछ रिसोर्स जो हमें मिले हैं, उनकी वजह से आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। वरना सच तो ये है कि जब देश आजाद हुआ तो अमीर लोग अमीर ही रहे और गरीब लोग गरीब ही रहे। और आजादी से पहले जो इस देश में व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी थी, उसके शिकार आज भी हम हैं। और मेरे याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, इस वोट के आधार पर राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पे जो सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी आज भी कायम है, जब तक हम उसका अंत नहीं करते तो इस देश में हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज आप नोटिस कीजिए, नौजवान साथियां बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल साथियां बड़े पैमाने मौजूद हैं। आज देश में लोकतंत्र है ही कहां? क्या कोई गरीब का बेटा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है? मैंने खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव कंटेस्ट किया और उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेस्ट किया जो उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री। जब मैंने कंटेस्ट किया तो मैंने ये देखने के लिए कंटेस्ट किया कि चुनाव होता कैसा है, लड़ाने में और लड़ने में फर्क है। मुझे एहसास हुआ कि अगर 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आप ये अपने मन से सोचिए कि आजाद भारत में लोकशाही है कहां? कोई गरीब का बेटा अगर कितना भी मेहनती क्यों ना हो, कितना भी संघर्षशील क्यों ना हो, कितनी भी उसके दिल में सपने क्यों ना हो, लेकिन वो लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए इतने तमाम लोगों के जो
बैरिकेड्स लगा दिए गए, उनको पार नहीं कर सकता है। आज भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, लेकिन आज भी मीडिया, मनी, इन तमाम तरह की सुविधाओं से, रिसोर्सेज से हम लोग दूर हैं। और जिनके साथ मुकाबला है, अगर हमें पैंथर बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा? जब इस देश में कानून है, संविधान है, तो हमें क्यों बनाना पड़ा? क्यों हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ा? उसका एकमात्र कारण यह है कि कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है और कानून को लागू कराने की ताकत हमारे हाथ में नहीं। और अगर कानून को लागू कराने की ताकत हमारे पास नहीं है तो हम मात्र एक भीड़ है, और भीड़ कोई यो लड़ाई नहीं जीतती। भीड़ कभी कामयाब नहीं होती है। भीड़ हमेशा भेड़ होती है। हमें इस भेड़ की कैटेगरी से आगे निकलना पड़ेगा। मुझे आज एक तकलीफ और है, मैं उसको भी आपके सामने बयां करूंगा। यहाँ पैंथर बैठे हैं, ये रीढ़ है, इस आंदोलन की रीढ़ है जो लोग यहां बैठे हैं। बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जा सकती। अगर हमें शेर बनना है तो हमें अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन को अनुसरण करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम इंस्टीट्यूशन बनाएं। आज आप चेक करो, महाराष्ट्र में हो सकता है क्या देश में हम पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि हम अपने कमजोर बच्चों को जो है वहां पढ़ाने का काम कर सकें। जहां विरोधी लोगों ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल के अपनी विचारधारा को वहां प्रसारित करने का काम किया, तो क्या उनके मुकाबले, उनको टक्कर देने के लिए या अपने समाज को उस लेवल पे खड़ा करने के लिए क्या हमारे पास उनसे आधे भी इंस्टीट्यूशन है? जैसा मैंने कहा कि आज अगर हम पढ़ते भी तो हैं तो मात्र नौकरी के लिए, और ये एक कड़वा सत्य है। मैं अपवाद को पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सच ये है, अगर भारत में आज हम पढ़ते भी हैं तो मात्र इसलिए कि नौकरी मिल जाए। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ते तो फिर यहां दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेते। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए कि कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों के जरिए हम अपने घर परिवार को चला सकें। कहीं से कहीं तक भी हम आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं। यह पूरा आंदोलन देने के लिए है। आप फूले साहब को पढ़िए, उन्होंने 18 स्कूल खोले। आज हमारे पास IAS IPS भी हैं, वो 2 स्कूल नहीं खोल पाए। कौन जिम्मेदार? उन्होंने, आज हमारे लोगों को कुर्सी ना मिले उनको अपमान लगता है, लेकिन मां सावित्रीबाई फुले अपने अपमान की परवाह न करते हुए हमें पढ़ाने का काम करती थी। ऐसे चलते हैं आंदोलन। पैंथर अगर आगे बढ़ा तो पैंथर के लोगों ने अपना खून और अपना पसीना, अपना तन मन धन उसमें झोंका। और अगर भीम आर्मी ने अपनी पहचान बनाई, मुझे गर्व है भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने पे कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाली टाइम्स मैगजीन में अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जगह बनाता है तो ये भीम आर्मी की ईमानदारी, उसके संघर्ष की पहचान है। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। उन 200 से ज्यादा देश में 100 लोग, यानी कि 2 देश में से 1 व्यक्ति, और भारत के अंदर से आपका अपना खून, आपका अपना अम्बेडकरवादी छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपके परिवार का साथी, अगर उसको टाइम्स मैगजीन ये कहती है कि वो भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। ये मेरी अकेले की कामयाबी नहीं, अम्बेडकरवादी मूवमेंट की कामयाबी। और वो लोग डरते हैं, वो पैंथर से भी डरते हैं, अम्बेडकरवाद से भी डरते हैं। एक झूठ वो हमें सुबह शाम सिखाते हैं कि यहां लड़ाई ब्राह्मणवाद और गांधीवाद के बीच है। वो हमारा जिक्र ही नहीं करते, उनकी आज भी आइडेंटिटी में हम लोग नहीं है। जबकि सच ये है कि आज भारत जहां खड़ा है, आज सीधी लड़ाई ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद के बीच। इतिहास गवाह है, मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। जब मैं चला था तो मुझे पता था कि मैं नांदेड़ जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह गए कि 21वीं सदी हमारी है, और ये 21वीं सदी चल रही है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग देश के अंदर तैयार हो रहे हैं इन नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ, और इस देश को बांटने और कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ। और समय समय पे वो चिंगारी जो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है, वो शोला बनकर जवाब देगी। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में तथागत बुद्ध के आदर्शों पे समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए।
लेकिन मैं ये भी मानता हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि विचार कभी स्थायी नहीं होते, समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। आज हम कहां खड़े हैं ये भी आप नोट कीजिए। हम पे आज इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, नौजवान भी हैं, आज हम पे पैसे वाले लोग भी हैं, आज हम पे साधन भी हैं, लेकिन हम खड़े कहां हैं? हम ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। एक तरफ ये पूरी सरकार मिलकर सरकार सिस्टम खत्म कर रही है। जब सरकार सिस्टम खत्म होगा तो आपकी जड़ खत्म हो जाएगी। आज लेटरल एंट्री हो रही है, पूरे सिस्टम को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार सिस्टम खत्म करके बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। आज इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, क्योंकि एक ताकत जो नागपुर से ऑपरेट होती है वो चाहती है कि इस देश में किसी तरह से दोबारा से जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन ने नुकसान किया वो उसकी भरपाई। मैं समझता हूं कि ज्ञान का कोई तोड़ नहीं। अगर हमने बाबा साहब अम्बेडकर को वास्तविकता में पढ़ा है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलना चाहिए। और जब हम बाबा साहब की तरफ देखते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने, जब हम उनकी किताब पढ़ते हैं क्रांति प्रतिक्रांति या एनलेशन ऑफ कास्ट, तो हम ये देखते हैं कि वो हर चीज का रास्ता बता के गए। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम पे ज्ञान का सागर, चाहे राजनीति हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, हम पे ज्ञान का सागर है, शक्ति का पुंज, सिंबल ऑफ नॉलेज। डॉक्टर अंबेडकर जैसी विचारधारा और ऐसी शख्सियत जो इतिहास में अजर अमर है, ऐसी शख्सियत हमारे पास। हमें अपने महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। मेरी ये भी शिकायत है कि हमने, जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो मैंने पिछली बार आके पूछा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये क्यों कहते हैं कि पुतला है, कि पुतले पे माला हार चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा पुतला ही तो है। तो मैंने कहा इसमें गलती आपकी नहीं, हमने उनको पुतला ही बना दिया है। अगर वास्तविकता में हम उनको महापुरुष बना के उनको पूजने की जगह पढ़ने का काम करते जैसा कि वो चाहते थे। आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना, वो जानते थे कि ये लोग आने वाले समय मुझे पुजवाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने भी कहा कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं। उन्होंने यह भी कहा कि 2 घंटी बजेंगी सुबह के समय, 1 घंटी आपको मंदिर की तरफ ले जाएगी और 1 घंटी आपको स्कूल की तरफ। वो चाहते थे कि हम लोग इस देश की जरूरत बन जाएं, इस देश की नहीं दुनिया की। आप याद करो क्या चाहता, कोई चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए। मैंने तो यहां तक पढ़ा कि कुछ ताकतों ने तो ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान की वजह से इस देश की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में घूमने के बाद उनको ये पता लगा कि अगर भारत का कोई संविधान लिख सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। हम झूठ के दम पे जिंदा नहीं रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए। क्योंकि अगर जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपिता छत्रपति साहू जी महाराज से लाते हैं, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। और एजुकेशन का जो पूरा वो है, एजुकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लाते हैं। हमारे महापुरुषों ने सारे रास्ते खोले, बस देर है कि उस पर चलने की। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पे हैं, अगर नहीं खड़े होंगे, नहीं जिम्मेदारी समझेंगे तो जो नहीं लड़ेगा वो मरेगा। मुझे कहने में कोई घबराहट नहीं। और क्योंकि मैंने दलाली नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, मैं लूट मार करके यहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो मुझे सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और सच ये है कि आज के नेताओं के भरोसे रहना सुसाइड करने जैसा है। नेता का काम होता है समाज को सच्ची राह दिखाना, ना कि समाज को लूटना, ना कि समाज को बेचना। और आज मुझे गर्व है कि नांदेड़ की धरती पर राहुल प्रधान जैसा मेरा छोटा भाई इस आंदोलन को लीड कर रहा है। जब तक अंबेडकरवादी मूवमेंट्स है, पैंथर की मूवमेंट्स है,
राहुल प्रधान जैसे नेता निकलते रहेंगे तब तक इस समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं कि कोई अकेला आदमी आंदोलन नहीं चला सकता। आंदोलन की सीमाएं, आंदोलन की आवश्यकताएं हैं और आंदोलन सहयोग से चलता है। आप सब लोगों को उस साथ देना पड़ेगा। आप सब लोगों को किसी भी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा। अगर 2 साल हम लोग चुप रहे और चुप रहने वाले समाज को क्या सहना पड़ रहा है। मैंने तो यह भी पढ़ा हिस्ट्री में कि जिनका राज होता है उनका धर्म होता है। मैं अभी उड़ीसा गया था। मैं देश के कोने में विचरण करता रहता हूं इधर उधर। मैं इस महीने में 7-8वीं स्टेट में हूं। मैं झारखंड गया, मैं उड़ीसा गया, मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, दिल्ली गया, मैं पंजाब गया, हरियाणा गया और फिर मैं यहां आया। और जब मैं देखता हूं कि चारों तरफ, तो हमारी समस्या क्षेत्रीय समस्या नहीं है। इस देश में जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है, देशव्यापी समस्या है, कोरोना से बड़ी समस्या, प्लेग और तमाम तरह की महामारी से बड़ी समस्या जातिवाद। और उस जातिवाद के आगे हमारी काबिलियत बोनी साबित हो जाती है, चाहे हमें कितनी भी काबिलियत हो। इस व्यवस्था में जातिवाद के सामने हम लोग जीरो हो जाते हैं। हमारी काबिलियत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब मैं पूरे देश में देखता हूं और जाता हूं तो कहीं मैं सुनता हूं कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, कहीं सुनता हूं कि साहब हम पे रोजगार नहीं है, कहीं सुनता हूं साहब हम पे जो है हमारे साथ कास्ट एट्रोसिटी होती है, कहीं मैं सुनता हूं कि साहब हमें पानी नहीं है, कहीं मैं सुनता हूं कि साहब स्वाभिमान से जी नहीं सकते। मैं राजस्थान गया, मूछें रखने के नाम पे जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई। और अगर मैं दर्द बयां करूं आपसे, अगर आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। तो जब मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार से बात कर रहा तो वहां बहनों ने मुझे जो बताया वो और दर्दनाक था। और जब मैं नांदेड़ पे भी याद करता हूं तो ऐसी घटना मुझे दिखाई देती है। मुझे बताया गया राजस्थान में कि आज भी राजस्थानी कपड़े पहन के अगर कोई महिला निकल जाती है तो डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो उसके तन से वो कपड़े खींच लेते हैं। एक घटना तो उन्होंने मुझे ऐसी बताई कि एक महिला कपड़े पहन के निकल गई तो दूसरे लोगों ने उसको नगन करके तब तक बंद रखा जब तक उसके पुराने कपड़े घर से नहीं आए। उन्होंने बताया कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहन के और चप्पल पहन के सामंतियों के घर के सामने से नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आज भी नौजवान हो या बुजुर्ग वो पगड़ी पहन के या मोटरसाइकिल पहन के कुछ क्षेत्रों से नहीं गुजर सकता है। और परभनी का उदाहरण, घटना पुरानी है लेकिन उसका नेतृत्व किया था एसएम प्रधान जी ने। परभनी का दर्द अभी हम भूले नहीं। तो चाहे महाराष्ट्र हो राजस्थान, और जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में, जब मैं उड़ीसा गया तो मैंने देखा कि ना मकान है, ना स्वाभिमान है, ना सम्मान है, ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा। और हो सकता है कि जानवर भी अच्छा जीवन जीते हो। इससे बुरी स्थिति में समाज। अब वो सब लोग ये सोचते हैं, मैं जब उनको सुनता हूं उनको लगता है कोई पीर पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई महापुरुष पैदा होगा, जन्म लेगा और हमारी जिंदगी बदलेगा। और मैं समझता हूं कि जो इतिहास में पैदा हुआ वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि तथागत बुद्ध इस बात को साबित करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अपो दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। तो मैं समझता हूं कि उनकी आंखों में एक उम्मीद और उनके करीब आने मिलने के तरीके से लगता कि वो उम्मीद आज की इस पीढ़ी से है जो यहां बैठी हुई, ये जो इंटेलेक्चुअल्स और जो जिम्मेदार नौजवान मूवमेंट के लोग यहां बैठे उनसे। और वो आप में ही आज महापुरुषों को देखते हैं। हमें उस उम्मीद को जिंदा रखना, इस बात के साथ जिंदा रखना है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो लोग इस बात पे हंसे।
और आश्चर्यचकित हुए कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो घर ही नहीं, दीवारें कहां से आएंगी, लिखेंगे कहां पे। लेकिन समय के साथ दीवारें भी आई, लेकिन हमने अपने घरों पे नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक है या हमें इस देश का शासक बनना है। हमने अगर कुछ लिखा तो मात्र ये कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकर बनना है। और नौकर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। और नौकर का एक ही काम होता है कि जो मालिक कह दे उसको उसका पालन करना पड़ता है। मैं लोकशाही में भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकशाही तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे देश नहीं चलेगा। और अगर उनके रास्ते पे चलाना है तो उसके लिए संघर्ष हमें करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बिहार की वो घटना आपको याद हो, लक्ष्मणपुर बाथे की जो घटना है, अगर मैं जानना चाहूं कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की उस घटना के बारे में याद है, जरा वो हाथ उठाएंगे क्या? जिनको लक्ष्मणपुर बाथे की घटना की जानकारी, वो एक बार ऊंचे से हाथ उठाए, मैं देखूं कितने लोगों को पता है। अपना इतिहास पता होना चाहिए ना। मुझे लगता है इनकी संख्या 1% से भी कम है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता कोई इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वही तो कह रहा हूं कि हम बाबा साहब को सिर्फ पूजते हैं, मानते नहीं हैं, ना उनकी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति संकल्प ले ले तो वो इतिहास को भी परिवर्तित कर सकता है। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। मैं बस लक्ष्मणपुर बाथे की बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा आप दवाई नहीं ढूंढेंगे। लक्ष्मणपुर बाथे एक जगह है बिहार में, और वहां एक सेना बनी थी, रणवीर सेना। और एक रात में 50 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के कत्ल हुए। और कत्ल भी ऐसे दर्दनाक कि गर्भवती बहनों के पेट चीर के और बच्चों को तलवार की नोक पे खड़ा किया गया। लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सजा हुई सब लोगों को, लेकिन जनेऊ लीला और ब्राह्मण तंत्र देखिए कि हाई कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया, सब लोगों को। अगर शायद गाय होती तो उस पर भी न्याय हो जाता, लेकिन आज तक 50 लोगों के कत्ल को सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस नहीं ढूंढ पाई। इसलिए मुझे लगता है कि पैंथर की और भीम आर्मी की जरूरत, अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा और दूसरे लोगों को यह जवाब देने के लिए कि हम लोग कमजोर नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए भीम आर्मी की जरूरत आज के समय में। आपके दरवाजे रोकने के लिए बहुत सारे बैरिकेडिंग है, आपको कमजोर करने के लिए तमाम तरह की चीजें, षड्यंत्र हैं। और फिर अगर जिसकी कामयाबी ना रोकी जाए उसके खिलाफ साजिशें होती है। मैं तो आपसे ये पुकार करने के लिए आया हूं कि पुराने लोगों को नमन करने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर आज यहां पैंथर जैसे उस विचारधारा को और उस त्याग के साथ खड़े होने वाले 100 लोग भी तैयार हो जाए तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में किसी की हैसियत नहीं कि वो शोषित वर्ग के लोगों के ऊपर उंगली भी उठा दे, हाथ तो बहुत दूर की बात। लेकिन क्यों पैंथर पैदा नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पैंथर को मरना भी तो है, पैंथर को शहादत देनी। हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहां, क्योंकि उनको बलिदान भी तो देना। देखिए, जैसा मैं मानता हूं कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती, उस तरह से मैं मानता हूं कि संघर्ष के लिए उम्र मायने नहीं रखती। क्योंकि मैं तो यह भी मानता हूं कि 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह और 19 साल के सरदार करतार सिंह सराबा और संकल्प लेके जनरल ओडवार को लंदन जाके सबक सिखाने वाले शहीद आजम वीर उधम सिंह, अगर ऐसे लोग इस समाज में पैदा नहीं होंगे, ऐसे वीर शहीद इस समाज में पैदा नहीं होंगे, तो ये समाज जो है बहुत जल्द जो है दास्ता को स्वीकार कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें
लोकशाही में तलवारों से लड़ना है, बंदूकों से लड़ना है, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो जरूरी है ही, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मरक्षा तो जरूरी है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है। मैं तो लॉयर हूं, मैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी चुप्पी जो संविधान की वजह से है वो हमारी कमजोरी बनती जा रही है। क्योंकि मैंने अंत समय में बाबा साहब का जो अंत समय था, मैंने उस समय में बाबा साहब की जो लिखी हुई वॉल्यूम्स है उनको ज्यादा पढ़ा, और मैं अक्सर अपने साथियों को सुनाता भी रहता हूं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं आराम से मरना चाहता हूं, सुकून से। मैं दुखी हूं, व्यथित हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता था अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। आज बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर आप बाबा साहब के सच्चे बेटे हैं, आप बाबा साहब का सच्चा खून हैं, अगर आप ये मानते हैं कि बाबा साहब की वजह से आपके जीवन में कुछ है, अगर आप एहसान फरामोश नहीं है, क्योंकि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है, तो फिर आपको बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिता थे, और एक बेटा अगर अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं करता है तो वो बेटा सच्चा बेटा नहीं हो सकता है, वो नालायक बेटा हो सकता है। आज आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां खड़े हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में काम कर रहे हैं और रोज सीखते भी हैं, सिखाते भी। नौजवान लोग अपनी जिम्मेदारी को बड़े पैमाने पे अदा कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि यहां इंटेलेक्चुअल लोगों की एक फोर्स बैठी है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आपका अनुभव और नौजवानों का जोश, उनके अंदर जो क्रांति की आग, अगर ये दोनों मिल जाएं, जोश और होश का मिश्रण हो जाए, तो फिर इस देश में वो दिन दूर नहीं कि एक और क्रांति जन्म ले लेगी। और क्रांति बलिदान देती है, तो मैं समझता हूं कि बलिदान देने के लिए हमारे जैसे लोग हैं। हम आपके स्वाभिमान, सम्मान और महापुरुषों के मिशन को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि महापुरुष जिए किसके लिए हैं, तो ये एक ही उदाहरण मिलता है कि वो समाज के लिए, देश के लिए जिए। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां लोकसभा की 80 सीटें, 80, और विधानसभा की 403 सीटें। हमारा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन कम, मिशन मूवमेंट ज्यादा है। अगर हमें विधायक एमपी बनने का शौक होता तो 403 सीटें वहां और विधानसभा की और 80 सीटें लोकसभा की हैं, तो मैं फिर नांदेड़ क्यों आता? मैं तो नांदेड़ इसलिए आया हूं कि समस्या राष्ट्रव्यापी है, तो आंदोलन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। और आपके सामने तो अभी 2018 एक उदाहरण है। 2 अप्रैल 2018 को हम लोग इकट्ठे हुए, ना कोई झंडा, ना कोई डंडा, ना कोई बैनर, ना कोई संगठन, बस हमारी शक्ति। 17-18 लोगों ने बलिदान दिया। वीर गति तो हुई, लेकिन सफलता मिली। और जिस सरकार को कहते हैं कि वो सरकार किसी के आगे नहीं झुकती, वो सरकार एक दिन में हमने झुकती हुई देखी। रात में पूरी सरकार इकट्ठी होकर तय करती है और सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हम कानून बना रहे हैं, SC ST एक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये लोकशाही है। यहां तलवारों से नहीं, आपके शरीर की जो ताकत है, आपकी जो गिनती है, उससे आपकी अहमियत और क्षमता तय होती है। अभी समय है, वोट का अधिकार है, बचा लो। जंगल में आग लग चुकी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1000 कलम और 1000 तलवार और 1 कलम। वो कलम को चाहते थे, वो चाहते थे पार्लियामेंट में आपका कब्जा हो जाए। वो चाहते थे RPI में उनके नेतृत्व के, उनके जाने के बाद आपने नांदेड़ के लोगों ने तो सफल करके दिखाया। सुनावने जी के उसमें आपने तो सफल करके दिखाया।
लेकिन ऐसा क्या दीमक लगी उनके जाने के बाद कि आज यहां अम्बेडकरवादी आंदोलन इतना कमजोर हो गया। जब गांधीवाद और सावरकर के लोग इस देश में राज कर सकते हैं तो अम्बेडकर के भी लोग इस देश में राज कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसी विचारधारा जिस पर चलने के बाद जिसको नमन पूरी दुनिया करती हो, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा हूं, और गारंटी है इस बात की कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर किसी महापुरुष का जन्मदिन सेलिब्रेट होता है दुनिया में तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अभी आप चेक करा लो 14 अप्रैल को दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में, और उनके मानने वाले लोग यहां उनके हाथ ऐसे हैं, वो सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि सरकार कुछ देगी, जबकि उनके हाथ ऐसे होने चाहिए थे कि वो सरकार को या कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को दे दे। बहुसंख्यक लोग मांग रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग दे रहे हैं। तो उसका कारण एक ही मुझे नजर आता है कि हम लोग अपने महापुरुषों के मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं। हम आशावादी बने बैठे हैं कि कोई महापुरुष आके हमारी जान बचाएगा। तो जितने लोग यहां हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग और जो वो साथी मिशनरी जो काम कर रहे हैं, आप अपना समय छोड़ के यहां हैं तो हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा। समय समय पे बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किए, चाहे कालाराम मंदिर आंदोलन हो या महार चौड़दार आंदोलन। जब हम इकट्ठा होते तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा। ये मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। जब उन्होंने महार चौड़दार आंदोलन किया तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आज हम सत्याग्रह करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। उन्होंने लाठियां खाई, लेकिन जब सत्याग्रह समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा आज हम इकट्ठा हुए तो हम संकल्प लेंगे। ऐसे ही तो हम लोग इकट्ठा हुए। हम पैंथर की 50वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम इकट्ठा हुए, तो संकल्प तो लेना चाहिए नहीं चाहिए? लेना चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ, संकल्प लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इस एसी और पंखों की ठंडी हवा में आपका उत्साह भी ठंडा हो गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 3 संकल्प लिए थे उस समय। पहला, हम आज के बाद मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरा, हम आज के बाद कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। तीसरा, जिस जाति को हमने बनाया नहीं उस जाति की वजह से हम अपने मोरल को, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करेंगे कि हम लोग नीच जाति में पैदा हुए, कमजोर जाति में पैदा हुए। हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन पढ़ी थी, वो कोट करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना। मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। क्या आप नहीं मानते हैं संविधान को खतरा है? कितने लोग मानते हैं कि संविधान खतरा? जरा हाथ उठाओ, जागरूक लोगों का पता लग जाए। अगर आप मानते हैं तो आप उसको बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की दोबारा हत्या हो? भाई, अगर संविधान मर जाता है, संविधान खत्म हो जाता है, तो यानी कि बाबा साहब की दोबारा हत्या होगी। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बाबा साहब का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक बोर्ड पे लिखा गया था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष कभी नहीं मरते। ये बात बोर्ड पे लिखी हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने आए और उसको उस निचली दूसरी लाइन को कट कर दिया जिसमें लिखा था कि महापुरुष पैदा होता है, महापुरुष कभी नहीं मरते। इस तरह का ही की क्लास थी। सामने बैठे वाले लोगों ने, नौजवान बच्चों ने, साथियों ने, स्टूडेंट ने विरोध किया। उन्होंने कहा, अध्यापक ने लिखा और डॉक्टर अम्बेडकर ने काट दिया। क्या तो अम्बेडकर इस बात को प्रूव करे कि उनके पास इसका जवाब है, या फिर वो एडमिट करे कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन वो कभी नहीं मरते। लेकिन ये झूठ है। सच ये है कि महापुरुष तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। जिस दिन उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना बंद हो जाए उस दिन महापुरुष भी मर जाते हैं।
आज डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पहुंचाने की देर है। डॉक्टर अंबेडकर जैसी विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि इतनी गंभीरता से आपने मुझे सुना, तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं, शायद आप उसका जवाब ढूंढ के मुझे दे दें। यहां जाओ। पूरी दुनिया में भारत से जाने वाला बुद्धिज्म, देखो गौर से सुनो, पूरी दुनिया में भारत से जाने वाला बुद्धिज्म जो चाइना, जापान, थाईलैंड, उत्तर कोरिया, दुनिया में जो ज्ञान का स्रोत बना हुआ है, वो भारत में अल्पसंख्यक क्यों है? महाराष्ट्र के में बड़े पैमाने पे तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। जो धर्म यहां से चल के, धम यहां से चल के पूरी दुनिया गया और उसने पूरी दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, वो भारत में अल्पसंख्यक क्यों है? क्या आप इसके कारण को समझते हैं? अगर आप इसके कारण को समझते हैं तो फिर सिर्फ चिंतन और चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उस चिंता और चिंतन को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि जिनका राज होता है उनका धर्म होता है। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। कितने? 84,000। आपने अपनी विरासत को संभाल के रखा? जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो मैं सिरपुर को देखता हूं।